नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है इंडियन नॉलेज सिस्टम्स एंड हिंदी बाय तरुण। और साथियों, आज हम यूजीसी नेट का जो हिंदी साहित्य का पाठ्यक्रम है उसकी जो इकाई 1 है, हिंदी भाषा और उसका विकास, इसके विषय में कुछ पढ़ने वाले हैं जो यूजीसी नेट परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को यह जानकारी होनी चाहिए कि भाषा क्या है। साथियों, भाषा भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरे व्यक्तियों को समझाते हैं और दूसरे व्यक्ति के विचारों को खुद समझने का प्रयास करते हैं। तो भाषा के संबंध में बहुत सारे जो विद्वान हैं उन्होंने अपने मत दिए हैं। आप इनकी परिभाषाएं पढ़ सकते हैं। इनको मैं बस नाम उल्लेखित करना आवश्यक समझता हूं। पतंजलि का है, पतंजलि की परिभाषा है पाणिनि, किशोरीदास वाजपेयी, श्याम सुंदर दास, बाबूराम सक्सेना, देवेंद्र नाथ शर्मा, इन सब ने भाषा संबंधी अपने मत प्रस्तुत किए हैं। लेकिन उन सारे मतों का एक ही मूल प्रतिपाद्य यह निकल कर आता है कि भाषा दो व्यक्तियों को एक दूसरे की बातों को एक दूसरे को समझाना, जिस माध्यम का उपयोग इसके लिए किया जाता है वो भाषा है। तो भाषा की कुछ विशेषताएं हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात इसमें क्या होता है, भाव व विचार संप्रेषण। दूसरा, ये क्या है, सामाजिक संपत्ति है, ये किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती है। और तीसरा, ये अर्जित संपत्ति है। सामाजिक संपत्ति होते हुए भी यह किसी व्यक्ति की अर्जित संपत्ति हो सकती है, यानी कोई व्यक्ति इसे अभ्यास के माध्यम से अर्जित कर सकता है। तीसरा, यह परिवर्तनशील होती है। आप देखेंगे कि हिंदी का जो स्वरूप आज हमारे सामने उपलब्ध है वो आज से 100-200 वर्ष पहले नहीं था। उससे 300-400 वर्ष पहले हिंदी का स्वरूप ही दूसरा था, जिसको हम विस्तार से जानेंगे भी इस पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ते समझते हुए। और तीसरा, ये अनुकरण से सीखी जाती है। आप जान सकते हैं, कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो अपने माता पिता से अनुकरण के माध्यम से ही भाषा सीखता है। तो सबसे पहले यदि हम देखें तो हिंदी की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसको समझने का प्रयास करेंगे। और हिंदी का जो विकास होता है, भारतीय आर्य भाषा परिवार की जो दीर्घ ऐतिहासिक प्रक्रिया है उसके परिणाम स्वरूप हिंदी का विकास होता है। सामान्यतः 3 अवस्थाएं इसके लिए मानी जाती हैं: प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। साथियों, वैदिक संस्कृत तथा लौकिक संस्कृत से पाली, प्राकृत और अपभ्रंश की परंपराएं विकसित हुई और इन्हीं विभिन्न क्षेत्रीय रूपों से आधुनिक उत्तर भारतीय भाषाओं का निर्माण हुआ। तो हिंदी किसी एक क्षण में जन्मी भाषा नहीं है, बल्कि ध्वनि, रूप, वाक्य और शब्द संपदा के क्रमिक परिवर्तन से बनी जीवंत भाषा है। अभी जब भाषा की विशेषताओं को मैं आपके सामने बता रहा था, तो उसमें भाषा क्या होती है, परिवर्तनशील होती है। आप देख सकते हैं कि हिंदी भाषा भी किसी एक काल विशेष में, किसी कालखंड विशेष में जन्मी भाषा नहीं है, बल्कि यह संस्कृत से शुरू हुई जो संयोगीकरण से वियोगीकरण की जो प्रक्रिया है, जिसको हम जानेंगे पूरे आगे चलकर, जिसमें वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत, उसके बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, पुरानी हिंदी, और उसके बाद ब्रज अवधि होते हुए खड़ी बोली का जो स्वरूप हमारे सामने उपस्थित होता है। इसमें ध्वनि में भी परिवर्तन होता है, रूप, वाक्य, शब्द संपदा में क्रमिक परिवर्तन होते हुए एक जीवंत भाषा के रूप में हिंदी का विकास हमारे सामने प्रस्तुत होता है। अब देखिए, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश जिनका अभी मैंने आपके सामने वर्णन किया, तो पाली, आप जानते हैं साथियों कि पाली बौद्ध धर्म के प्रारंभिक साहित्य के प्रमुख भाषा है। और पाली के अंतर्गत आप
इस रूप में इसको समझ सकते हैं कि प्राकृत के सौरसैनी, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी आदि रूप साहित्य और जन व्यवहार में प्रयुक्त हुए। सौरसैनी अपभ्रंश को पश्चिमी हिंदी की बोलियों से, अर्धमागधी को पूर्वी हिंदी से और मागधी को बिहारी भाषाओं से जोड़कर देखा जाता है। तो जब हिंदी भाषा का विकास हो रहा था और अपभ्रंश से संस्कृत से अपभ्रंश की प्रक्रिया इसमें चल रही थी, तो उस समय दो मत प्रचलित थे। एक यह मत था कि यह अपने आप में नवीन रूप में विकसित हुई भाषा है। दूसरा मत यह था कि प्रत्येक जिस समय विकास हो रहा था उस समय प्रत्येक क्षेत्र में अपनी एक अपभ्रंश थी। अपभ्रंश का मतलब बिगड़ा हुआ स्वरूप, भाषा का जो बिगड़ा हुआ स्वरूप है वो अपभ्रंश है। तो ऐसे ही 5 इसमें अपभ्रंश थी और अपभ्रंश के बहुत सारे अलग अलग भेद माने गए हैं, लेकिन मूल रूप से 5 भेद इसमें माने जाते हैं, जैसे सौरसैनी, पैचासी, महाराष्ट्री, अर्धमागधी और मागधी। तो मूल रूप से 3 प्रमुख रूप से भारतीय आर्य भाषाओं के 3 खंड आते हैं। वैदिक संस्कृत में जिनमें वेद और उपनिषद लिखे गए, और इसका जो कालखंड था 2000 से 1000 ईसा पूर्व, वह इसका कालखंड था। इसी प्रकार जो लौकिक संस्कृत है उसका जो कालखंड था 1000 से 500 ईसा पूर्व। और इस वैदिक लौकिक संस्कृत में रामायण और महाभारत जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के शिखर ग्रंथ हैं, उनकी रचना इसी लौकिक संस्कृति के दौर में हुई थी। दूसरी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, जिनका हमने ऊपर प्राचीन आर्य भाषा में ये आ गई। उसके बाद मध्यकालीन आर्य भाषा में जिनसे जुड़ा हुआ ये दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो पैराग्राफ है, वो इसी से जुड़ा हुआ है, जिसमें पाली, प्राकृत और अपभ्रंश आते हैं। तो पाली भगवान बुद्ध धर्म के प्रारंभिक साहित्य की प्रमुख भाषा है। उसी प्रकार जो प्राकृत है वो महावीर स्वामी के दर्शन और उसकी जो साहित्य है उसकी भाषा है। और पाली का जो समय है 500 ईसा पूर्व से 1 ईसवी तक माना जाता है। इसी प्रकार जो प्राकृत का समय था वो 1 ईसवी से 500 ईसवी माना जाता है और जैन धर्म से जुड़ी हुई है। अब जो प्राकृत है, प्राकृत के 5 प्रकार हुए हैं साथियों, जिनमें सौरसैनी, पैचासी, महाराष्ट्री, अर्धमागधी, मागधी हुए हैं। और इसी प्रकार जो अपभ्रंश है, अवहट्ट है, पुरानी हिंदी है, ये 500 से 1000 ईस्वी इस बीच में, यानी छठी शताब्दी जैसे हम कहते हैं, उस समय ये विशेष रूप से प्रचलित था। और यही वो समय था जब हिंदी साहित्य का आदिकाल आदिकाल की रचनाएं उस समय लिखी जा रही थी। तो उसके बाद तीसरा जो चरण आता है आधुनिक आर्य भाषा का। आधुनिक आर्य भाषा हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं हैं, जिनमें हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, 18 बोलियां हैं, और उसके बाद ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है। तो अपभ्रंश में ध्वनियों का सरलीकरण, संयुक्त व्यंजनों का टूटना, विभिन्न रूपों का क्षय और परसर्गों की वृद्धि जैसी प्रवृत्तियां आधुनिक हिंदी के निकट इसे ले आती। तो अब अगर इस पूरी प्रक्रिया को समझें कि संस्कृत से वर्तमान तक जो भाषा हमारे सामने आई है, तो ये संस्कृत के जटिल रूप तंत्र की तुलना में हिंदी अधिक विश्लेषणात्मक भाषा है। और क्यों है? क्योंकि संस्कृत में अर्थ व्यक्त करने का कार्य विभक्ति प्रत्यय करते थे, जबकि हिंदी में ने, को, से, में, पर जैसे परसर्ग महत्वपूर्ण है। ध्वनि परिवर्तन में संयुक्त व्यंजन का सरलीकरण होता था, स्वर परिवर्तन होता था, महाप्राण अल्पप्राण भेद होते थे। इनको हम अभी जान लेते हैं। अनुनासिकता का उल्लेख है। शब्द संपदा में तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्दों का समन्वय हिंदी की ग्रहणशीलता को दर्शाता है। तो आप देख सकते हैं अपभ्रंश, अपभट्ट, पुरानी जो हिंदी है, जिनका मैंने अभी वर्णन किया है आपके सामने, अपभ्रंश का अर्थ केवल भ्रष्ट भाषा नहीं है, बल्कि ये मध्य भाषा विज्ञान में मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं की विकसित अवस्था का नाम है। इसे हम जान चुके हैं। 10वीं से 14वीं शताब्दी के बीच अपभ्रंश और अपभट्ट के साहित्यिक रूप दिखाई देते हैं।
अबहट्ट को अपभ्रंश और आरंभिक हिंदी के बीच संक्रमणशील भाषा माना जाता है छात्र। सिद्धनाथ और जैन साहित्य में ऐसे अनेक रूप मिलते हैं जिनमें आधुनिक हिंदी की संरचना के बीच बहुत स्पष्ट है। अब हिंदी के जो 5 उपभाषाएं हैं और उनमें जो 18 बोलियां हैं, उनको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इसमें एक पश्चिमी हिंदी आती है। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेली जैसी बोलियां आती हैं। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती हैं। बिहारी जो हिंदी है उसमें भोजपुरी, मगही, मैथिली आती हैं। और राजस्थानी तथा पहाड़ी समूह की जो अपनी स्वतंत्र परंपराएं हैं, राजस्थानी में मारवाड़ी और जयपुरी, ढूंढानी आदि आती हैं। और पहाड़ी में गढ़वाली, कुमाऊनी आती हैं। तो जो हमारी परीक्षाएं हैं उनमें भाषा, उपभाषा और बोली का अंतर आपको समझना आवश्यक है। भाषा का जो ये उपबोलियां हैं, इनका संबंध किस हिंदी की उपभाषा से है और इनका क्षेत्र कौन सा है जहां ये बोली जाती है, इसको भी आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता हो। तो आगे अगर हम बढ़े तो अब आप देखेंगे साथियों, तो इसमें जो ब्रज भाषा और अवधि है, वह भी हिंदी के विकास क्रम की महत्वपूर्ण कड़ियां हैं। ब्रज भाषा कृष्ण भक्ति और रीति काव्य की प्रमुख भाषा रही है। जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे उस समय हम जानेंगे कि रीति काव्य क्या है। अभी आप ये समझ लीजिए कि हिंदी भाषा का जो साहित्य है, हिंदी भाषा का जो कालखंड है, उसको 4 युगों में विभाजित किया गया है। आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो भक्ति काल में कृष्ण भक्ति धारा और राम भक्ति धारा चली। उस कृष्ण भक्ति धारा में भी ब्रज भाषा थी। और अवधि में जो राम भक्ति धारा थी, सॉरी, भक्ति काल में जो राम भक्ति धारा थी उसमें अवधी भाषा का उपयोग उस समय के भक्त कवियों ने अपनी रचनाओं के सृजन में किया था। और इसी प्रकार ब्रज भाषा का जो उपयोग रीति काव्य की भी एक प्रमुख भाषा थी। मैंने जैसे कहा, रीति काव्य यानी रीति काल में जो काव्य लिखा गया वो रीति काव्य था। इसी प्रकार देखें तो इसके बाद सीधे खड़ी बोली आधुनिक हिंदी का आधार बनी। और बाकी ये सब जो भोजपुरी है उसमें लोकगीत परंपरा, मैथिली की जो कोमल काव्य भाषा है, राजस्थानी की वीर गाथात्मकता है तथा पहाड़ी बोलियों की जो लोक सांस्कृतिक संपदा है, ये उल्लेखनीय है। और किसी भी साहित्य बोली का जो साहित्यिक महत्व होता है उसकी व्याकरणिक शुद्धता से नहीं बल्कि उसके सांस्कृतिक सर्जनात्मक योगदान से निर्धारित होता है। अब आप देखिए कि हिंदी का जो ध्वनि तंत्र है यह बहुत महत्वपूर्ण है। और जब हम अपभ्रंश, अबहट्ट और पुरानी हिंदी के ध्वनि तंत्र का अंतः संबंध जानने का प्रयास करते हैं तो उसमें यही बात सामने आती है कि अपभ्रंश में हो, चाहे अबहट्ट में हो, चाहे पुरानी हिंदी में हो, इनमें 10 स्वर और 30 व्यंजन मिलते थे। अपभ्रंश, अबहट्ट और पुरानी हिंदी में 10 स्वर और 30 व्यंजन मिलते थे। अपभ्रंश में आई और औ ये नहीं मिलते थे, लेकिन अबहट्ट और पुरानी हिंदी में आई, औ ये दोनों ही पर्याप्त मात्रा में मिलने लग गए थे। इसी प्रकार जो अपभ्रंश में री को आ, ई, उ, ए के रूप में लिखा जाता था, जैसे ग्रह है तो उसको गेय के रूप में लिख दिया। ऋण, ऋषि वाला ऋण, लेकिन उसको या रा, ऋण के रूप में लिखा जाता था। अबहट्ट और पुरानी हिंदी में ये पद्धतियां बहुत प्रचलित हुई। और अपभ्रंश टा वर्ग बहुला भाषा के रूप में जानी जाती है, इसलिए किशोरीदास बाजपेयी जी ने अपभ्रंश को उड़ाना भाषा कहा, क्योंकि टा, ठा, डा, ढा, टा का जो पंचमाक्षर है वो णा है और इसमें टा वर्ग प्रधान ये थी, इसलिए इसको णा का उपयोग यहाँ ज्यादा था। ना का उपयोग उस समय नहीं हुआ करता था अपभ्रंश में। लेकिन अबहट्ट में
ण का और ना का उपयोग, ना की बजाय ना का उपयोग ज्यादा प्रचलित होने लगा। पुरानी हिंदी में पूर्वी जो प्रयोग होते थे उनमें ना लखन होता था, और पश्चिमी हिंदी में ण का उपयोग होता था, जैसे लक्ष्मण। इसी प्रकार और भी इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे द्वितीयकरण की अवधारणा, क्षतिपूर्वक दीर्घीकरण की अवधारणा, और द्वितीयकरण में जैसे चक्र है, चक्र, तो जो दूसरा यहाँ पर व्यंजन है उसमें उसका क्या होता था, द्वितीयकरण हो जाता था, यानी उसको एक बार आधा लिखा जाता था, एक बार पूरा लिखा जाता था। तो चक्र है तो उसको चक्क लिख दिया, तो जो का है उसका क्या हुआ, आधा का भी लिख दिया। इसी प्रकार कर्म है तो उसको कम लिख दिया। तो ये अपभ्रंश की विशेषताएं हैं द्वितीयकरण। जबकि क्षतिपूरक दीर्घीकरण की जो अवधारणा है वो अवहट्ट में पाई जाती है। और इसमें क्या हुआ है, जैसे कम बन चुका है अवहट्ट में, कर्म का कम हो चुका है। अब अवहट्ट में क्षतिपूरक दीर्घीकरण के अंतर्गत कम का काम हो जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो आधा माँ और माँ है वो हट करके जो पहला वाला व्यंजन है उसमें क्षतिपूरक दीर्घीकरण हो रहा है, यानी दीर्घ स्वर वो बन जा रहा है। कम में का क्या है, लघु व्यंजन है। जबकि जो काम है, कम का जब काम हो जा रहा है तो उसमें जो का है वो क्या है, गुरु व्यंजन है। तो आप इसको इस रूप में भी समझ सकते हैं। एक अन्य विशेषता आप जरूर समझ लीजिए कि जो अपभ्रंश में वचन होते हैं साथियों, वो दो ही होते हैं, लिंग भी दो ही होते हैं। अवहट्ट और पुरानी हिंदी में भी यही परंपरा चलती रही। तो संस्कृत से संयोगीकरण से वियोगीकरण की जो प्रक्रिया थी, यानी संस्कृत के जो ध्वनि तंत्र की विशेषताएं थी, जो शब्दकोश की विशेषताएं थी, जो इसकी शब्दावलियों की विशेषताएं थी, उन सब को अपभ्रंश, अवहट्ट और पुरानी हिंदी ने अपने अपने समय, परिस्थितियों, कालखंड के अनुसार उसको वो छोड़ती चली गई, और संयोगीकरण से वियोग उनका होता गया। यानी संस्कृत में सब कुछ, सारी विशेषताएं केंद्रीभूत थी, लेकिन जैसे जैसे भाषा का विकास क्रम आगे बढ़ा, वैसे वैसे जो संस्कृत के व्याकरण के नियम थे उनसे इन भाषाओं का वियोग होता गया। इसलिए इस प्रक्रिया को संयोगीकरण से वियोगीकरण की प्रक्रिया के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है साथियों, तो अब हमें इस बात को जान लेना है कि जो हिंदी भाषा है उसमें भी हिंदी की ध्वनियों को स्वर और व्यंजन में बांटा जाता है। और आप जानते हैं कि स्वर क्या होता है, जिसके उच्चारण में वायु बिना अवरोध के निकलती है, जबकि व्यंजन में किसी न किसी स्तर पर अवरोध होता है। तो स्वर ऐसे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, उनके बिना भी उच्चारण किए जा सकते हैं। इनकी संख्या हिंदी में 11 मानी गई है। इसी प्रकार जो व्यंजन होते हैं उनकी संख्या 33 मानी गई है। और व्यंजन में किसी न किसी पर अवरोध होने का मतलब है कि इनके उच्चारण में स्वर की सहायता आवश्यक रूप से होती है। इसी प्रकार संयुक्त व्यंजन है, अक्ष, तरा, ज्ञ, स्र, तो ये 4 माने जाते हैं। द्विगुण होते हैं, द्विगुण ये ध्वनियां ड़ और ढा, ये 2 मानी जाती हैं। तो अब अगर देखो साथियों, तो स्वर स्वर के भी वैसे बहुत सारे प्रकार हैं। जैसे अग्र स्वर, अग्र स्वर का मतलब है जो जिह्वा के अग्र भाग से उच्चारित होते हैं। अब आप लोग जानते होंगे कि स्वर कौन कौन से होते हैं, अ, आ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आ। तो ये जो सभी स्वर हैं
इनमें अग्र स्वर तीसरा, चौथा, सातवां और आठवें होंगे, क्योंकि इनमें जीवा के अग्र भाग से ही उच्चारित होते हैं। यानी जैसे ई, बड़ी ई, उसके बाद ए, ऐ, तो इसलिए अग्र भाग जो हमारी जीवा का अग्र भाग है उससे उच्चारित हो रहे हैं। दूसरा जो पश्च स्वर है, तो ये जीवा के पश्च भाग से उच्चारित होते हैं। और जैसे आ, उसके बाद ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, उसके बाद साथियों ओ और औ, तो ये पश्च भाग से उच्चारित होने वाले हैं। मध्य स्वर एक होता है अ, सिर्फ अ। इसी प्रकार इसके और प्रकार भी हैं, संवृत स्वर, अर्ध विपरीत स्वर और विपरीत स्वर। तो इसमें संवृत स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह बहुत कम खुलता है, अर्ध विपरीत में ये विषम वाले होते हैं, और विपरीत में उच्चारण में मुंह पूरी तरह खुलता है। और अब व्यंजनों की दृष्टि से देखें तो व्यंजनों में स्पर्श व्यंजन, क से मां तक स्पर्श व्यंजन है, ये 25, इनकी संख्या 25 है। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, ये 4 माने जाते हैं। ऊष्म व्यंजन स, श, श, अ, ये 4 माने जाते हैं। अर्ध स्वर, स्वर प्लस व्यंजन य, व माने जाते हैं। पार्श्व व्यंजन ल, लुंठित व्यंजन र, अनुनासिक, पंचमाक्षर। तो आप ये देख सकते हैं कि इनको याद करने का क्रम, जो स्पर्श व्यंजन है उनको याद करने का क्रम आप इस रूप में भी रख सकते हैं। एक सूत्र भी आप लिख सकते हैं, कंता मूद ओ, यानी कंठ, जो ध्वनि उच्चारण का जो स्थान है कंठ, कंठ में क, ख, ग, घ, ग, तालव्य में च, छ, ज, झ, य, मूर्धन्य में ट, ठ, ड, ढ, ण। इसी प्रकार दंत्य में त, थ, द, ध, न। इसी प्रकार औष्ट में प, फ, ब, भ, म। साथियों, बस 2-3 और संकल्पनाएं इसके अंतर्गत हमें समझने की आवश्यकता है। घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण। तो जो अघोष व्यंजन है, अघोष व्यंजन ऐसे व्यंजन हैं जिनके उच्चारण में गले में कंपन नहीं होता है। तो जो पहला और दूसरा स्पर्श व्यंजन है वही अघोष व्यंजन है, और जबकि जिनके उच्चारण में गले में कंपन हो रहा है वो स्वघोष व्यंजन है। तो स्वर तंत्रिक कंपन के आधार पर व्यंजन के ये 2 प्रकार हैं, अघोष, सघोष व्यंजन। तो अघोष व्यंजन पहला और दूसरा, सघोष व्यंजन तीसरा, चौथा और पांचवा। सूत्र आप लोग याद कर सकते हैं। महाप्राण, महाप्राण उच्चारण में ज्यादा वायु जिनके निकलती है, जिन वर्णों के उच्चारण में ज्यादा वायु निकलती है, जैसे दूसरा और चौथा व्यंजन। इसी प्रकार अल्प प्राण में कम वायु निकलती है उच्चारण के आधार पर। तो 1, 3 और 5, पहला, तीसरा और पांचवा स्पर्श व्यंजन का जो पूरे 25 हैं उनमें से पहला, तीसरा और पांचवा ये इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं साथियों कि जो घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, आनुनासिकता से ध्वनियों का सूक्ष्म भेद समझा जा सकता है। और इसके बाद लिपि और देवनागरी, हिंदी की जो मानक लिपि है वो देवनागरी है। यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। यह अक्षरात्मक, ध्वन्यात्मक प्रकृति रखती है, स्वर मात्राओं का सुव्यवस्थित प्रयोग करती है। इसमें सिरोरेखा है, संयुक्ताक्षर है, अनुस्वार है, अनुनासिक है, विसर्ग और हलंत इसके प्रमुख चिन्ह हैं। देवनागरी की वैज्ञानिकता का आधार ध्वनियों का उच्चारण स्थानानुसार क्रम है। फिर भी वर्तनी, मानकीकरण, संयुक्ताक्षर और विदेशी ध्वनियों के लेखन में व्यावहारिक समस्याएं रहती हैं। लेकिन इसके लिए भी जो हमारी राजभाषा समितियां हैं वो समय समय पर इसके सुधार की सिफारिश करती रहती हैं, और अब तक इसमें सरलीकरण की प्रक्रिया जारी करते हुए बहुत सारे, जैसे हलंत
को आवश्यक नहीं माना गया, विसर्ग को भी अब हटा दिया गया है, अनुस्वार अनुनासिक को भी लगभग अब मिक्स कर दिया जाता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। तो इसी प्रकार आप देखते हैं शब्द रचना। हिंदी में उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि, पुनरुक्ति और शब्द युग्म से नए शब्द बनते हैं। तो जैसे ये उदाहरण है, अनुधन, शासन, सुंदर धनता, राजपति आदि उदाहरण हैं। और शब्दों के स्रोत के अनुसार तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी वर्ग बनाए जाते हैं। आप सभी जानते हैं इनके विषय में ये क्या है। और अर्थ परिवर्तन में अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच, अर्थोत्कर्ष और अर्थोपकर्ष आदि ये बहुत उपाय जाते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा सा आप अगर इस बात को समझ लें कि आप जानते हैं कि हिंदी में कितने वचन होते हैं। हिंदी में 2 वचन होते हैं, संस्कृत में 3 वचन हुआ करते थे। तो एक वचन और बहुवचन। एक वचन यानी एक संख्या को जो प्रदर्शित करे, जैसे लड़का। एक से अधिक संख्या को प्रदर्शित करने के लिए बहुवचन का उपयोग करते हैं, जैसे लड़के। इसी प्रकार जो हमारे यहाँ लिंग है, शब्दों की जाति जो बताते हैं वो लिंग कहलाते हैं। और संस्कृत में 3 लिंग हुआ करते थे, हिंदी में 2 लिंग है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। संस्कृत में नपुंसक लिंग भी हुआ करता था। और इन्हीं 2 के आधार पर फिर अब लिंग व्यवस्था हिंदी में प्रचलित है। कारकों की दृष्टि से देखें, यह वैसे आगे आपके उसमें आएगा। तो इसमें आप देखेंगे साथियों कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है। अब कारक की दृष्टि से देखें तो कारक संबंध प्रयोग परसर्गों से व्यक्त होते हैं, यानी वाक्य में संज्ञा सर्वनाम के निश्चित संबंधों को जो स्पष्ट करता है और उसके माध्यम से जो सार्थक वाक्यों का निर्माण करते हैं, वो क्या होते हैं, कारक होते हैं। और ये 8 प्रकार के होते हैं। इसका एक सूत्र आप सुन लीजिए, सुन करके नोट कर लीजिएगा। कर्ता ने और कर्म को दिया कर्ण से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, काके की संबंध में पे पर अधिकरण, संबोधन हे ओ अरे यही विभक्ति प्रकरण। तो राम ने रावण को मारा, इसमें संज्ञा राम है, लेकिन कर्ता कारक क्या है, ने है। रावण को मारा, रावण भी संज्ञा है, लेकिन रावण को किसको मारा, तो इसमें जो को है वो कर्म कारक है। तो यानी जिसमें आप ये देख सकते हैं कि कर्ता और कर्म, कर्ता वही है जो कर्म करने वाला है, और कर्म वही है जिसको ऊपर कर्ता कार्य करता है। तो इनको हम आने वाली कक्षाओं में बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी समय सीमा को ध्यान में रखते हुए, ये आधा घंटे का तो क्लास पहले ही हो चुकी है, तो अभी मैंने आपको संक्षेप में समझाया है। इसको और विस्तार से एक और उदाहरण में, बस जिसमें कंफ्यूजन होता है वो उदाहरण आपको जान लेना चाहिए। वो है अपादान, पेड़ से पत्ते गिरे। तो अपादान जो कारक है उसमें वियोग होता है, पेड़ और पत्तों का वियोग हो रहा है इसलिए। और इसका जो कारक चिन्ह है वो से है, पेड़ से पत्ते गिरे। इसी प्रकार साधन, कर्ण यानी साधन। तो राम ने रावण को तीर से, तो तीर साधन है, लेकिन जो कर्ण कारक है वो से है, तीर से। तो इस रूप में इसको देख सकते हैं। और संप्रदान कारक आप देखेंगे कि किसके लिए मारा, राम ने रावण को तीर से सीता के लिए मारा। तो सीता के लिए मारने का मतलब है कि जो लक्ष्य था वो संप्रदान क्या था, सीता। तो इस रूप में आप इसको देख सकते हैं। आगे आप देखेंगे इसमें वाक्य रचना की दृष्टि से हिंदी का जो सामान्य शब्द क्रम है कर्ता कर्म क्रिया है, पर इसमें बलाघात और प्रसंग के कारण क्रम बदल सकता है। इसमें सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य संरचना के प्रमुख प्रकार हैं। और उपवाक्य संज्ञा विशेषण या क्रिया विशेषण का ये कार्य कर सकते हैं। और आप जानते हैं संज्ञा की जब बात आएगी तो
संज्ञा और उसके किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार, भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और 5 भेद इसके मूल पाए जाते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। उसी प्रकार जो सर्वनाम है और उसके भेद हैं, ये भी 6 माने जाते हैं। तो ये आगे आने वाली कक्षाओं में हम बहुत विस्तार से, और आप इनको इनके विषय में जानते ही होंगे, लेकिन आने वाली कक्षा में हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। अभी हम एक अंतिम जो विषय इसका है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, और वो है साथियों इसके जो उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग आप जानते होंगे कि किसी शब्द के पहले या पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ को जो बदल दे। जैसे कीर्ति के पहले यदि अप लग जाए तो वो अपकीर्ति हो जाता है। इसी प्रकार मान, मान के आगे यदि अभी लग जाए तो अभिमान हो गया। इसी प्रकार परसर्ग, प्रत्यय, सफिक्स जिसे हम कहते हैं, जो शब्द के बाद या अंत में आता है। जैसे लेखक, पाठक, अक। सुंदरता, मोहकता, ता। भुलक्कड़ में अक्कड़, पठनीय में अनीय। तो इस रूप में इसको देख सकते हैं। और हिंदी शब्द संपदा भंडार क्रम का जो वर्गीकरण है, उसमें स्रोत, उत्पत्ति के आधार पर, निर्माण, गठन, बनावट के आधार पर, रूप के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्दों का निर्माण होता है। लेकिन जो आपके पाठ्यक्रम में सभी लगे हुए हैं, लेकिन आपको जो मूल रूप से ध्यान रखने हैं वो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर हैं, जो स्रोत, उत्पत्ति के आधार पर लगे हैं। और दूसरा निर्माण, गठन, बनावट के आधार पर रूढ़, यौगिक और जो योगरूढ़ शब्द हैं, उनको आपको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होगी। अब एक अंतिम विषय थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि बोली जो होती है, हिंदी के जो विविध रूप हैं, उसमें जो बोली है वो स्थानीय मौखिक व्यवहार का एक रूप है, जबकि मानक भाषा शिक्षा, प्रशासन और व्यापक संप्रेषण के लिए स्वीकृत रूप है। राजभाषा प्रशासनिक कार्य की भाषा होती है। राष्ट्रभाषा सांस्कृतिक राष्ट्रीय पहचान से जुड़ी संकल्पना है। और संपर्क भाषा भिन्न भाषा भाषियों के बीच संवाद का माध्यम बन जाती है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी और लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी का प्रयोग भी विधिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत जारी है। तो राजभाषा से संबंधित बहुत सारे प्रावधान हैं भाग 5 में, भाग 17 में, और बहुत सारे अनुच्छेद हैं। जैसे अनुच्छेद 120 भी है, अनुच्छेद 202 भी है, और उसके अलावा अनुच्छेद 343 से 351 के बीच है। और इन इन कुछ अनुच्छेदों को आपको बहुत विस्तार से देखने की आवश्यकता होगी। तो ये हम आने वाली कक्षाओं में विस्तार से आप लोगों को एक एक विषय जब इसका पढ़ाया जाएगा तो निश्चित रूप से पढ़ाऊंगा। और आगे हम देखते हैं। तो इतना ही साथियों आज इसका करते हैं। आने वाली कक्षाओं में ये क्लास नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी, और अभी इसको रोकना आवश्यक है। तो इसको अब रोक दिया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।